नमस्कार। मैं हरिवल्लभ भट्ट एचयू भट्ट लाइव में आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। मैं अपनी बातचीत को शुरू करूँ उसके पहले एक दो नाम लेना चाहता हूँ जिनके इनपुट्स मुझे काफ़ी हेल्प करते हैं, मुझे मदद करते हैं। सबसे पहला नाम मैं आदरणीय श्री दलपत भाई पटेल, एक्स मेयर ऑफ न्यू जर्सी का आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने काफ़ी अच्छे इनपुट्स मुझे दिए हैं मेरी वार्ता के बारे में, और मैं खुश हूँ कि उनको मेरी इस वार्ता से वो काफ़ी खुश हैं। दूसरा नाम मैं श्री भरत भाई मेहता जो बड़ौदा से हैं, उनका भी मैं आभार व्यक्त करता हूँ। उनके इनपुट्स मेरे लिए काफ़ी मददरूप रहे हैं। एंड बाकी और सभी दर्शकों को मेरी ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। आप मेरी वार्ता को सुनते हैं, मेरी वार्ता को पसंद करते हैं, उससे मैं खुश हूँ। और मैं आशा रखता हूँ कि आने वाले दिनों में मैं आपको अच्छे से अच्छे इनपुट्स दे सकूँ। आज की वार्ता हम स्ट्रेस मैनेजमेंट के ऊपर ही चालू रखना चाहेंगे, क्योंकि पिछली वार्ता में हमने स्ट्रेस से रिलेटेड काफ़ी इश्यूज़, प्रॉब्लम्स, उनके बारे में बात की थी। लेकिन मेरा भी ये मानना है कि स्ट्रेस जो है वो अनअवॉइडेबल तो है ही, लेकिन अगर हम उसके साथ जीना सीख लें तो हमारे लिए जीवन में वो एक बहुत बड़ी मोटिवेशन साबित हो सकती है। मैं एक छोटी सी कहानी आपके सामने पेश करना चाहता हूँ कि एक मूर्तिकार था जिसको हम इंग्लिश में स्कल्प्टर कहते हैं। बहुत अच्छी अच्छी मूर्तियाँ बनाता था और काफ़ी प्रसिद्ध था वो। उसका एक छोटा सा बेटा था, मे बी अराउंड 4 to 5 years old। वो उसके पिता को मूर्ति बनाते हुए देखकर काफ़ी मोटिवेटेड रहता था। 4 साल की उम्र में उसने अपने पिता को एक मिट्टी से बनाई हुई मूर्ति बताई। तो उसके पिता ने कहा कि तुमने मूर्ति तो बहुत अच्छी बनाई है, लेकिन तुम इससे भी अच्छी मूर्ति बना सकते थे। कोशिश करो, करते रहो। इस तरह वो बच्चा मूर्ति बनाता रहा और बड़ा होता रहा। धीरे धीरे ऐसा हुआ कि एक टाइम पर उसकी मूर्तियाँ काफ़ी फेमस होने लगी। वो गांव के स्तर पर अपना नंबर पहला लाया, फिर जिला स्तर पर वो नंबर पहला लाया। पर जब जब भी उसको अवार्ड मिलते या जब जब भी उसको रिकॉग्निशन मिलता तो वो अपने पिता के पास जाता और कहता, पिता और वो गुरु भी उनके वही थे और पिता भी वही थे। तो उनके पास जाता और कहता, देखो पिताजी, मुझे ये अवार्ड मिला है इस मूर्ति की वजह से। पिताजी मूर्ति को देखते और फिर कहते कि बेटा, बनाई तो तुमने मूर्ति बहुत अच्छी है, लेकिन तुम इससे भी अच्छी बना सकते थे। इस बात से वो बच्चा बड़ा होता रहा और जिला से राज्य स्तर पर उसको प्राइज़ मिलने लगे, नेशनल लेवल तक उसको प्राइज़ मिलने लगे। हर बार जब वो नेशनल लेवल पे पहुंचा तो फिर अपने पिताजी के पास गया, पिताजी देखो ये मूर्ति मैंने बनाई है और इसको मुझे पूरे देश के लेवल पर मुझे इनाम मिला है। पिता ने फिर वही चीज़ दोहराई कि बेटा, तुम इससे भी अच्छी मूर्ति बना सकते हो, कोशिश करो। एक समय आया कि उसको इंटरनेशनल लेवल पे अवार्ड मिला। उसको इंटरनेशनल लेवल पे बुलाया गया, अमेरिका में बुलाया गया और उसको बहुत बड़ा सम्मान दिया। तब उसने सोचा कि अब तो मेरे पिताजी के पास और कोई स्कोप नहीं होगा कि वो मुझे और कुछ कह सकें। लौटा, वापस अपने घर आया और पिताजी को कहने लगा, देखिए पिताजी, मेरे को न्यूयॉर्क में इंटरनेशनल लेवल पे ये इनाम मिला है और ये मेरी मूर्ति थी। तो पिताजी ने ये कहा कि तुमने भले इंटरनेशनल अवार्ड जीत लिया हो, लेकिन ये मूर्ति से भी तुम अच्छी मूर्ति बना सकते थे, इसी मूर्ति को तुम अच्छी मूर्ति बना सकते थे। उस बंदे का स्ट्रेस लेवल बहुत ऊंचा चला गया
और बहुत रोया वो, एकांत में रोया। और रात को करीब 12-1 बजे के आसपास उसने एक लंबा सा छुरा लिया और अपने पिता के रूम में गया और वो छुरा उसके पिता को घोंप के उस पिता को मार डालना चाहता था, क्योंकि वो इतना डिप्रेस्ड हो गया था कि यही एक दुश्मन है मेरा जो मुझे रिकॉग्नाइज नहीं करता है, बाकी सारी दुनिया मुझे रिकॉग्नाइज कर रही है, और यही एक है जो जो व्यक्ति मुझे स्ट्रेस देता है, मुझे परेशान करता है, मेरे को रिकॉग्निशन नहीं देता है। और इस तरह से वो जैसे ही छुरा अपने पिता के पेट में घोंपने वाला था कि तुरंत पिता ने अपने सिर के ऊपर से चद्दर उठाई और कहा कि बेटा, मैं जानता हूँ कि तुम्हारा स्ट्रेस लेवल बहुत ऊंचा है। मुझे मालूम है कि जब तुम 4 साल की उम्र में मिट्टी की एक मूर्ति बना के लाए थे, तभी मुझे मालूम था कि तुम दुनिया के सबसे महान मूर्तिकार बनोगे। लेकिन मैंने उस समय अगर तुमको सिर्फ अप्रिशिएट करके और छोड़ दिया होता तो शायद आज इस लेवल पे आप नहीं पहुंच सकते थे। बेटा पिता के पांव पड़ गया और कहने लगा, पिताजी मुझे माफ़ कर दीजिए, ये मेरे से गलती हो गई। दोस्तों, इस कहानी को हम 2 रूप में देखना चाहते हैं। पहला तो ये है कि ये स्ट्रेस मैनेजमेंट का एक बहुत ही बेहतरीन एग्जाम्पल है कि स्ट्रेस था उस बच्चे में कि वो उसके पिता से रिकॉग्निशन लेना चाहता था और अल्टीमेट रिकॉग्निशन लेना चाहता था, लेकिन उसे वो रिकॉग्निशन मिल नहीं रहा था और स्ट्रेस उसका बढ़ता जा रहा था। लेकिन उसने अपने स्ट्रेस को अपनी एक्टिविटी में रखा, अपने कार्य में रखा और एक से बढ़कर एक मूर्तियां बनाता चला गया और समय आया कि वो दुनिया का सबसे बेहतरीन मूर्तिकार बन के साबित हुआ। हम भी अपने जीवन में यही चीज को स्वीकार करें कि हम स्ट्रेस से परेशान ना हो। अगर आप स्ट्रेस को लेकर के अपनी गोदी में लेकर के स्ट्रेस से खेलते रहेंगे तो स्ट्रेस आपको परेशान करता रहेगा। लेकिन अगर आप स्ट्रेस को अपने साथ लेकर के और उसको अपनी एक्टिविटी में शामिल करें और करेक्टिव एक्शंस को बनाते रहें तो ये सफलता की एक बहुत बड़ी सीढ़ी भी साबित हो सकती है। साबित क्या हो सकती है? सीढ़ी बन जाती है। इसलिए हमें हमेशा ये देखना चाहिए कि हम तकलीफों से परेशान ना हो, हम देखें कि तकलीफ से बाहर निकलने के हम रास्ते ढूंढें। एक एग्जाम्पल मैं आपको देना चाहता हूं कि स्ट्रेस क्या है। अगर हम मैथमेटिकल फार्मूले के हिसाब से स्ट्रेस को डिफाइन करें तो स्ट्रेस है क्या? स्ट्रेस है इनपुट जो हम एक्सपेक्टेशन रखते हैं, एक्सपेक्टेशंस माइनस रिजल्ट, और जो रिजल्ट आया उसका जो परिणाम आया इक्वल टू स्ट्रेस और नो स्ट्रेस। अगर हमारी एक्सपेक्टेशंस के हिसाब से चीजें मिल गई तो स्ट्रेस लेवल 0 हो गया, लेकिन हमने हमारी एक्सपेक्टेशन लेवल से सफलताएं कम मिली तो स्ट्रेस को जन्म दिया। तो उसी स्ट्रेस को हम फिर यूटिलाइज करें और उसको बार बार इसी तरीके से गिनती करते रहें तो हम एक ऐसे लेवल पर पहुंच जाएंगे जब हमारी एक्सपेक्टेशंस और हमारा रिजल्ट करीब करीब इक्वल होगा और स्ट्रेस खत्म हो जाएगा। तो स्ट्रेस हमें काम करने के लिए उत्साहित करता है, स्ट्रेस हमें नए नए तौर तरीके अपनाने के लिए उत्साहित करता है। मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस की अगर हम बात करें तो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में क्या होता है? इनपुट प्लस प्रोसेस इक्वल टू रिजल्ट। हम जो माल अंदर डाला उसमें प्रोसेस को इम्प्रूव किया और उसका रिजल्ट आया तो अच्छा आया। अगर प्रोसेस में गड़बड़ है या इनपुट में गड़बड़ है तो रिजल्ट खराब आएगा। तो हम इनपुट और प्रोसेस दोनों के ऊपर हमारी नज़र रखें और इनपुट और प्रोसेस दोनों को ऑप्टिमाइज करते रहेंगे तो जो रिजल्ट आएगा वो डेफिनेटली हमको बहुत ही सेटिस्फैक्शन देगा, हमें उन्नति देगा और हमें प्रगति देगा। एक दूसरी बात यह है कि हम क्या करते हैं कि दूसरे व्यक्ति की सफलताओं को अपनी एसओपी बना लेते हैं। तो फलां भाई ने ये काम करने से सफलता हासिल की तो मैं भी उसी सिस्टम को अगर फॉलो करूंगा। दुनिया के 99% लोग यही काम करते हैं, किसी और की सफलताओं को अपनी सीढ़ी बनाकर उस पर चढ़ना शुरू करते हैं। लेकिन उसमें एक प्रॉब्लम है, अगर आप सेट प्रोसीजर पे जाओगे तो ऊपर पहुंचने में आप कौन सी चीज़ इस्तेमाल करोगे? आप सीढ़ियों को इस्तेमाल करोगे, आप लिफ्ट को इस्तेमाल करोगे, आप एलिवेटर को इस्तेमाल करोगे,
लेकिन कहाँ पहुँचोगे? जहाँ वो एलिवेटर आपको लेके जा रहा है, वो लिफ्ट आपको जहाँ तक लेके जा रही है, शायद उस बिल्डिंग की छत तक आप पहुँच जाएं, लेकिन आसमान अभी भी दूर है। अगर आपको आसमान की सैर करनी है तो तरीका नया लेना होगा और नए तरीके से आपको आगे बढ़ना होगा। तो हम हमेशा अपने तौर तरीक़ों पर नज़र रखें, हम अपना लक्ष्य बनाएं, लक्ष्य बना करके और हम उसको उसके हिसाब से हम आगे बढ़ते रहें, तो डेफिनेटली आप जो है वो छत छोड़ करके आसमान तक पहुंचने की योग्यता रख पाएंगे और रखें। मैं आपको एक बात कहता हूं कि गांधी जी की कहानी हमने सबसे सुनी है कि साउथ अफ्रीका में जब वो एक बैरिस्टर बन के ट्रेन में सफ़र कर रहे थे, तो गोरे लोगों ने उनको धक्के मार करके और ट्रेन से नीचे फेंक दिया। ये कहानी हमने बचपन से सुनते आ रहे हैं। लेकिन मैं आपको इसमें कहता हूं कि अगर गांधी जी ने उस स्ट्रेस को अगर वहीं पे इस्तेमाल किया होता और अगर वो गोरे आदमी से लड़ाई झगड़े पे उलझ जाते तो अपने शरीर का भी नुकसान करते, ये करते और करते, मामला वहीं सुलझ जाता। लेकिन उन्होंने उस क्रोध को, उन्होंने उस स्ट्रेस को अपने दिमाग में बसाया और न सिर्फ साउथ अफ्रीका में एक मूवमेंट शुरू किया, लेकिन वहाँ से वो भारत में आए, इंडिया में आए और यहाँ आकर के उन्होंने आज़ादी की लड़ाई लड़ी और राष्ट्रपिता महात्मा गांधी बन गए। तो उन्होंने क्या किया? उनके पास भी स्ट्रेस आया, गांधी जी के पास भी स्ट्रेस आया, तो उन्होंने भी अपने स्ट्रेस को सिर्फ स्ट्रेस के तौर पे नहीं उसको संभाला, लेकिन उस स्ट्रेस से आगे बढ़ने के उसमें से तौर तरीके निकाले और वो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी बन गए। तो ये एक बहुत क्लासिक एग्जाम्पल है। तो हमें सबसे पहले तो हमें क्या करना होगा कि हमें अपने एटीट्यूड को स्ट्रेस से ऊपर ले जाना होगा। हमारे एटीट्यूड को हम स्ट्रेस से ऊपर ले जाएंगे तभी तो रास्ता मिलेगा। अगर हम स्ट्रेस और एटीट्यूड को इक्वल रखेंगे तो शायद हम उस स्ट्रेस के साथ जीना सीख लें, लेकिन अगर हम अपने एटीट्यूड को स्ट्रेस से ऊपर ले जाएंगे तो हमें ज़िंदगी में नई सफलताएं मिलेंगी, नए आयाम मिलेंगे, नए क्षेत्र मिलेंगे और हमारी सफलताएं और आगे बढ़ती जाएंगी। तो अपने एटीट्यूड को अपने स्ट्रेस से ऊपर रखिए, अपना एटीट्यूड ऐसा रखिए कि हम स्ट्रेस से ऊपर जाएं। अगर स्ट्रेस से ऊपर जाएंगे तो हमें नए रास्ते जरूर मिलेंगे। हमें अपने कई बार अपना अभिमान भी अपने स्ट्रेस को पैदा करता है। हम एकदम ऐसी सोच पैदा कर देते हैं कि ये तो मुझे मिलना ही चाहिए था, ये चीज़ मैंने इतने एफर्ट्स किए हैं, इतनी मेहनत की है, तो ये सफलता मुझे मिली क्यों नहीं? ये तो मुझे मिलनी ही चाहिए थी, ये मिलनी ही चाहिए थी। ये जो एटीट्यूड है वो आपको पीछे ले जाएगा। तो आप हमेशा ऐसा करिए कि हम अपने स्ट्रेस को ईगो के साथ न जोड़ें और हम भले स्वाभिमान के साथ जरूर जोड़ लें। हम स्वाभिमानी बने, अभिमानी न बने। अगर आप अभिमानी बनेंगे तो दुनिया भर की दूसरी तकलीफें और चैलेंजेस आपके सामने आते रहेंगे, लेकिन आप उससे लड़ने की योग्यता हासिल नहीं कर पाओगे। तो इसी विषय के साथ मैं अपनी बात को विराम दूं, उसके पहले एक छोटी सी कहानी और बताना चाहता हूं कि हमने रामायण तो पढ़ी है और रामायण तो हम कई तरीके से हमको इनपुट्स मिलते रहते हैं। आप एक चीज़ का अंदाज लगाइए कि रामचंद्र जी का राज तिलक होने वाला है। सारे महलों में तैयारी हो गई है, पूरे अयोध्या में तैयारी हो गई है, अलग अलग जगह पे अलग अलग फंक्शंस ऑर्गेनाइज किए जा रहे हैं कि रामचंद्र जी का कल राज तिलक होने वाला है। और सुबह उठते हैं या जैसे ही उनको जब ये राज तिलक के पहले ही उनके पिताजी से ये आदेश मिलता है कि तुम्हें जंगल में जाना है और तुमको राज तिलक नहीं हो पाएगा और तुम्हें जंगल में जाना है और वो भी 14 साल के लिए जाना है। अब आप अंदाज लगाइए कि एक इंसान जो कल राजा बनने वाला हो, उसको तुम राजा के कपड़े क्या, उसके चप्पल वप्पल कुछ भी सब कुछ निकाल करके और उसको साधु बना करके अगर आप 14 साल तक जंगल में भेज देंगे, उसके पास कितना बड़ा स्ट्रेस होगा। लेकिन वो उस स्ट्रेस के साथ रहे, उस स्ट्रेस के साथ उन्होंने 14 साल का वनवास भोगा और वहीं से जाकर के उसी काल में रामचंद्र जी पुरुषोत्तम राम बने। तो स्ट्रेस जो है वो हम एक्चुअली ऐसी चीज़ हम ये कर लें कि हम परिस्थितियों को स्वीकार कर लें। हम जो परिस्थिति हमारे पास आई, रामचंद्र जी के पास जब राज तिलक की परिस्थिति आई तो उन्होंने स्वीकार कर लिया। रामचंद्र जी के पास जब जंगल में जाने की परिस्थिति आई तो उन्होंने स्वीकार कर लिया।
हम परिस्थितियों को अस्वीकार करते रहेंगे, मतलब लेट मी टेल यू वन वेरी सिंपल थिंग, दैट इफ देर इज अ प्रॉब्लम यू हैव टू फर्स्ट ऑफ ऑल रिकॉग्नाइज दैट प्रॉब्लम एज प्रॉब्लम। हम क्या करते हैं कि हमारे जीवन में प्रॉब्लम आती है, लेकिन हम उस प्रॉब्लम को स्वीकार ही नहीं करते। हम ये मानने को तैयार ही नहीं है कि यह प्रॉब्लम मेरे साथ आ सकती है। सबसे पहला तरीका या पहला स्टेप आपको स्ट्रेस से डील करने का यह है कि आप उस प्रॉब्लम को प्रॉब्लम के तरीके से स्वीकार कर लीजिए। अगर आपने उस प्रॉब्लम को प्रॉब्लम के तरीके से स्वीकार कर लिया तो इसमें 100% आपकी गारंटी है कि आप उसमें आगे बढ़ने की एक स्टेप फॉरवर्ड कर सकते हैं। तो मैं इस बात को यही कंक्लूड करता हूं कि हम स्ट्रेस के साथ जीना सीखें, हम स्ट्रेस से उभरना सीखें, हम स्ट्रेस को मैनेज करना सीखें और हम स्ट्रेस को नए नए तौर तरीके से हम उसको डील करने के लिए अपने अंदर स्वतः अपने जीवन में, अपने ही हृदय में, अपने ही दिमाग में आत्मचेतना पैदा करें कि हम उस स्ट्रेस के साथ जल्दी से जल्दी निवारण हो सके और उस स्ट्रेस से हम निकल करके आगे बढ़ सके। मैं इस बात को इसी जगह पे विराम देता हूँ और अगली बार फिर एक किसी अच्छे नए सब्जेक्ट के साथ मिलेंगे। मुझे बड़ी खुशी होती है जब आपके रिमार्क्स देखता हूँ, आपके इनपुट्स देखता हूँ, आपके मैसेजेस देखता हूँ, तो मुझे बड़ा आनंद आता है कि मेरा ये बात आपसे करना किसी हद तक सफल हो रहा है और मैं आपके जीवन में सफलताएं मिलती रहें, आप सुख रहें, समृद्ध रहें और स्वस्थ रहें। इसी कामना के साथ मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। थैंक यू वेरी मच। गॉड ब्लेस यू ऑल।